गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे आरई ट्रांजिशन में पूरी सीरीज में क्वार्टर 3 के लिए हमने अभी प्रीमियर एनर्जीज को डिस्कस किया है। अब इस वीडियो में हम लोग वाडी एनर्जीज और वाडी आरटीएल के बारे में एक डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे जो पॉइंट्स है इस इंडस्ट्री में, क्या इशूज चल रहे थे, क्या क्या कंसर्न है लोगों के, वो सारे मेजर पॉइंट्स हमने प्रीमियर एनर्जीज की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली वाडी एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंडस्ट्री में चीजें चल रही है, टेलविंड्स क्या है, क्या कुछ इशूज हुई हैं यूएसए में। जैसे अगर आप देखते हो वाडी एनर्जी से इनका एक लार्ज चंक ऑफ जो बिजनेस है यूएस वगैरह जो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, वहाँ पे कैसा चीजें चल रही हैं, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या है, टैरिफ्स के इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जो बाकी इंडियन जो कंटेक्स्ट है, जो कि इतनी सारी नॉइजेस चल रही हैं, क्या उसके कारण कुछ डिमांड में स्लो डाउन है, मार्केट में प्रेशर है, तो एक पूरा जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब जब वाडी एनर्जी जब हम देखते हैं ना, तो सिंस मार्केट लीडर है, सबसे बड़ा मॉड्यूल मेकर है इंडिया में, और वन ऑफ द लीडिंग वर्ल्ड में भी आता है टॉप 10 के अंदर, आई थिंक द ओनली कंपनी फ्रॉम इंडिया। तो क्या होता है ना कि जब आप वाडी एनर्जीज को देखते हो तो आपको एक पूरे इंडस्ट्री में क्या चीजें चल रही हैं उसका एक रफ आइडिया मिल जाता है। अब यहाँ से रफ आइडिया जब आप लेते हो ना, तो बेसिकली आपको इंडस्ट्री के बारे में मालूम चल गया। और जब हम इसके बाकी छोटी कंपनीज हो गई, सबके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है। तो अब बात करते हैं हम लोग वाडी एनर्जीज के बारे में। तो आप वाडी एनर्जीज को देख रहे हो कि काफी समय से ये लोग का जो वाडी 1.0 अब ये लोग कहने लग गए हैं, उसमें बेसिकली इनका क्या किया है, इन्होंने इन्होंने पूरे अपने 30 मेगावाट मेगावाट में कह रहा हूँ कि उतना मॉड्यूल मेकर थे पहले के जमाने में, तब से ये लोग बढ़ के बहुत सारे अपने पूरे प्लांट्स वगैरह लगाए हैं। अब अगर आप देखेंगे मॉड्यूल प्लांट्स इनके कहाँ पे लगे हुए हैं, तो इनका जो बेसिकली आप कह लीजिए टेरिटरी कह लीजिए, जो एरिया है वो आपका गुजरात में आता है। अब गुजरात में कहाँ पे आता है, अगर आप लोग सूरत या मुंबई रीजन के आसपास रहते हैं तो यू विल फाइंड कि एक प्लेस है वापी। तो वापी वलसाड रीजन होता है, बिकॉज आई यूज टू लिव देयर। तो वापी में और वलसाड जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इनका भी 25,000 करोड़ का बेसिकली केपेक्स हो रहा है। अब सोचिए 25,000 करोड़ का केपेक्स कितना कितना ज्यादा होता है। सो अब उस 25,000 करोड़ के केपेक्स से करना क्या चाहते हैं ये लोग, इनका जो केपेक्स होगा ये बेसिकली इनका जो वारी 1.0 है वहां से ट्रांजिशन होकर वारी 2.0 की तरफ बढ़ने की बात करते हैं। अब इस केपेक्स में आता क्या है, एक तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो कंपनी का डीएनए है वो आपका सोलर सेल्स सोलर मॉड्यूल्स का है। तो कंपनी जैसे अभी आई थिंक इनका लगभग 22 गीगावाट का ओवरऑल मॉड्यूल मेकिंग कैपेसिटी है। अब वो मैं जब जो बोल रहा हूँ तो वो आपके इंडियन और एज वेल एज यूएसए के भी बोल रहा हूँ। यूएस में इनकी एक कंपनी ने एक्वायर कर रखा है, मेयर्स करके कहते हैं उसको, काफी हाई टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं और वहाँ पे यूएस में सेल करते हैं। तो दोनों को जोड़ के इनका लगभग 22 से 23 मान लीजिए आप उतना गीगावाट का मॉड्यूल मेकिंग कैपेबिलिटी है इंडिया में, जो कि पूरी आपकी सूरत वापी वलसाड एरिया के आसपास है। अब वहां पे ये लोग पूरा बेसिकली 25,000 का केपेक्स करेंगे। एक लार्ज चंक ऑफ जो केपेक्स आएगा ना इनका, वो इनका सेल और मॉड्यूल बनाने की तरफ ही जाएगा। लगभग 11,000 करोड़ का जो केपेक्स है वो आपका सेल और मॉड्यूल मेकिंग में जाएगा। अब उससे क्या करेंगे, ये लोग टॉपकॉन्स लाइंस होंगी सेल्स वगैरह की, वो आपकी वापी वलसाड एरिया जितने भी है वहां पे बेसिकली बनाएंगे। अब एक और कंपनी कहता है कि जैसे अगर आप देख रहे हैं इंडिया में जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है जो कि जापान के वाया बन रहा है इंडिया में, तो जैसे मुंबई से आई थिंक अहमदाबाद तक चलता है। तो जितना मुझे याद है, जब व्हेन आई यूज्ड टू लिव देयर, तो जो मुंबई से वापी आने का टाइम था, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ छत्रपति शिवाजी या बोईसर से ट्रेन ले रहे हो, तो वापी आने का समय लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा होता था। तो जब बुलेट ट्रेन आ जाएगा तो कंपनी भी यही कहती है कि वो जो टाइम है ट्रैवल है, वो डिस्टेंस आपका लगभग 45 मिनट्स हो जाएगा। तो अगेन एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो 25,000 का जो केपेक्स है इनका, लगभग 10 से 11,000 करोड़ का केपेक्स जो है इनका वापी वलसाड एरिया में आएगा। अगेन सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स बनाएंगे। अब देखिए, एक और जब आप देखते हो ना पूरे सेक्टर को देखोगे, तो सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स आपने लगा दिया, उससे आपने प्लांट बिछा दिया। अब सूरज तो पूरे 24 घंटे आती नहीं है, तो वहां पे जो दिन में हमारे सूर्य भगवान आ रहे हैं, उस एनर्जी को टैप करके आप उसको, जब बचा हुआ समय है, जब आपकी 7 बज के शाम को 6 बज के लोग घर में आ गए, तो वहां पे एनर्जी देना है, एसी चलाने होंगे आपको गर्मियों में अपने घरों में, तो उसके लिए बेसिकली बैटरीज का एडॉप्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैटरी क्या करता है, सिंपली उस सन के एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा और शाम को उसको अपने घरों में छोड़ देता है। तो ये बैटरी होता है। अब जितने भी हमारे पूरे अभी जितने भी आप देख रहे हो, पिछले कुछ समय से आपकी पीपीएस की बातें होती हैं, सरकार ने कैंसिल कर दिया है, कनेक्टिविटी के इश्यूज की बातें करते हैं लोग, ये कहते हैं कि डिस्कॉम्स जो है रिन्यूएबल पावर को डंप कर रहा है दोपहर के टाइम पे। तो ये सारे जो भी कंसर्न्स है ना, ये सभी का एक तरह से आप मान लीजिए सॉल्यूशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स होता है, जिसको फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। तो इसके लिए आप देखिए पूरे सेक्टर में बैटरीज लगाने की बात हो रही है। इसकी हमने प्रीमियर के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वहां पे आप देखिए कि जितने टेंडरिंग इतने सारे हो रखे हैं, एक लार्ज चंक ऑफ उनका बेस का एडॉप्शन जो है अपकमिंग ईयर में होने वाला है। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप देखेंगे, तो हमने 11,000 सेल्स मॉड्यूल्स की बात कर लिया। तो वहां से आता है इनका बैटरी का थीम। अब बैटरी में ये लोग करना क्या चाहते हैं, अगेन इन द सेम एरिया, गुजरात के वहीं पे इलाके में ये लोग बेसिकली 10,000 करोड़ का बैटरी के प्लांट लगाने की बात करते हैं। तो बेस के 10,000 करोड़ का केपेक्स होगा। अब 1 गीगावाट आवर का अगर आपको बैटरी का प्लांट लगाना है, तो उसमें लगभग 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए का लगते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो
कि कितना ओवरऑल कैपेसिटी लगाए। आई थिंक 25 गीगावाट का पूरा ये लोग 25 गीगावाट आवर्स का ये लोग पूरा बैटरी प्लांट लगाने की बात करते हैं। सो ये जो ट्रांजिशन है ये बेसिकली वाई डॉट वन 1.0 से लेके वाई 2.0 की तरह ट्रांजिशन होना है। इसके अलावा और क्या करना चाहते हैं? इसके अलावा आप देखिए, हमने जैसे प्रीमियर के वीडियो में डिस्कस किया, हम आप देखिए कोई भी आपको इकोसिस्टम बनाना है तो आप सिर्फ उसके मेजर कंपोनेंट्स बना के नहीं होता है, आपको उसका बैलेंस ऑफ मटेरियल्स भी लगाना पड़ेगा। तो जैसे हमने अभी देखा कि हमारे इंडिया में एल्यूमिनियम फ्रेम्स हो गया, वो आप चाइना वगैरह से इंपोर्ट करते हो बिकॉज इंडिया में एनोडाइजिंग कैपेसिटी नहीं है। तो जब आप एक इंडस्ट्री को बिल्ड करते हो तो आपको बहुत सारी एडजेसेंसीज लगानी पड़ती है। तो जैसे इसमें आपके एल्यूमिनियम फ्रेम्स हो गया, ट्रांसफार्मर्स हो गया, आपके इन्वर्टर्स हो गए। अब देखिए ट्रांसफार्मर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर्स की डिमांड का क्या चीज़ है, क्वेश्चन किया जाता है। आप ट्रांसफार्मर कंपनीज में देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बस इसकी ही बात करें तो देखेंगे आप ट्रांसफार्मर्स या फिर जो आपकी इन्वर्टर्स हैं वो बेसिकली एक तरह से डिमांड ड्राइवर्स है। ये सारी चीजें होनी आपको जरूरी लगेगी क्योंकि अगर आपको मान लीजिए डेवलपर को प्लांट्स लगाने हैं तो उस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी है, जैसे आपने प्रीमियर में भी देखा ट्रांसकॉम और उनका आई थिंक के सोलर नाम की कंपनी है, उन सभी को उन्होंने एक्वायर किया है। तो वो लोग भी ट्रांसफॉर्मर में जा रहे हैं और वहीं पे आप देखेंगे आपकी जो वाड़ी एनर्जीज है ये लोग भी ट्रांसफॉर्मर बिजनेस में आगे की ओर बढ़ने की बात करते हैं। फिर इसके अलावा और ये लोग क्या करने की बात करते हैं, फिर अभी देखिए सरकार ने, आप देख रहे हो इतनी सारी जो रिन्यूएबल्स लग रही है, इसका अल्टीमेटली यूज क्यों है? अब रिन्यूएबल्स जो है एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इंडिया की इंडिपेंडेंस किस पे होती है? आपकी क्रूड ऑयल पे होती है। अब यूएस में आप देख ही रहे हो किस तरह की सिचुएशन है। तो और बाकी इंडिया ईरान से भी ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाता है, वेनेजुएला से भी इंपोर्ट नहीं कर पाता है। तो इसी सब कंटेक्स्ट में जो हमारे कंट्री की रिक्वायरमेंट है, अब यहीं पे मैं आपको जोड़ता हूँ। जैसे अगर आपने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मिस्टर इलॉन मस्क का आपने वो इंटरव्यू देखा है, तो उन्होंने भी कहा है और जो इस मैनेजमेंट का भी कमेंट्री एक्जैक्टली सेम है कि चाइना में जो सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी है लगभग 1500 गीगावाट की है। तो जितना उनको डिमांड है एक्चुअली उससे 3x है। तो वहां पे काफी ज्यादा कैपेसिटी है। अब देखिए जो चाइना है उसका एक लार्ज चंक ऑफ जो एनर्जी नीड है वो आपका बेसिकली रिन्यूएबल से मीट होता है। अब इसी को आप कंपेयर कीजिए, आप सऊदी अरेबिया की बात कीजिए या फिर यूएसए की बात कीजिए, वहां की एनर्जी मीट किससे होगी? ऑफ कोर्स रिन्यूएबल से नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? बिकॉज दे हैव ऑयल। अब इसी एग्जांपल को आप इंडिया में ले आइए। अब इंडिया के केस में अगेन हमारे पास ऑयल नहीं है तो हम लोगों का रिन्यूएबल पे जो एडॉप्शन है इट इज लाइक अ नेसेसिटी, जो हमारी ये इंपोर्ट डिपेंडेंसीज को कम करता है। अब इसी को मैं जोड़ता हूँ आपको जो ग्रीन हाइड्रोजन की प्लांट पॉइंट है, तो आपने रिन्यूएबल्स लगा लिए। अब देखिए आपको जितने भी ये आपको अमोनिया बनाना है, मिथेनॉल बनाना है, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, एसिड्स वगैरह बनाने हैं, आपकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी होती है जहाँ पे कल आपने देखा नितिन गडकरी जी वो आपके हाइड्रोजन वाली कार्स वगैरह को लेके घूमते हैं। तो ये सभी चीज का बेसिकली बनता कैसे है? तो ये सब चीज बनना है तो आप बेसिकली आपको ग्रीन प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। उससे वाटर की आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, उससे हाइड्रोजन बनेगा। आप उस हाइड्रोजन को आप अलग अलग जगहों में यूज करोगे। तो उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये कंपनी जो है उस बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ भी, फिर वर्टिकल आप कह लीजिए, उस इंटीग्रेशन की तरफ जा रही है। तो उसमें भी ये लोगों का पूरा प्लान है जो इनका ग्रीन हाइड्रोजन का बनाना है और उसके डेरिवेटिव्स बनाएंगे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? उसके इंटर मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एसिड्स वगैरह हो गया, अमोनिया, उन चीजों की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी कंपनी जाने की बात कर रही है। तो ये जो पूरा कंप्लीट ट्रांजिशन होना है इसको ये लोग वाड़ी 1.0 कहते हैं। 1.0 से 2.0 कहते हैं। अब इसमें पूरा केपस कितना लगना है? तो 11,000 करोड़ हमने बात कर लिया सेल्स मॉड्यूल्स पे जाएगा, 10,000 करोड़ आपके बैटरी पे जाएगा और बचा जो 4,000 करोड़ वो आपके कुछ रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएगा, कुछ बैटरीज आपके, कुछ फिर आपके ये इन्वर्टर्स वगैरह पे जाएगा, कुछ और कुछ ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह के लिए जाएगा। तो ये पूरा इनका केपेक्स का प्लान हो गया। अब हम लोग इनकी पीपीटी को देखते हैं तो आपको और एक अच्छा आइडिया लगेगा। सो अब अगर हम लोग बात करें इनके बिजनेस के बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्नैपशॉट दिया है इन्होंने। अब नंबर्स तो आपको दिख ही रहा है कि मतलब काफी कंसिस्टेंट है और बहुत सारे क्वार्टर्स पे इतने बड़े बेस के बाद भी बीइंग द मार्केट लीडर ये लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब ये परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट क्यों होती है? बिकॉज इस क्वार्टर में बहुत सारा स्पेकुलेशन था कि डिमांड का स्लो डाउन हो रहा है, कनेक्टिविटी के इश्यूज हो रहे हैं, पीपीएस कैंसिलेशन की बातें चल रही हैं। अब ये सभी का जो डिटेल्स है आप प्रीमियर में देखिए और जो बाकी हम वीडियो डिस्कस करेंगे तो आपको एक पूरा अच्छे से डिटेल अंडरस्टैंडिंग होगा। तो दूसरा कंसर्न क्या था इनके जो एबिटा मार्जिन के ऊपर। अब देखिए अगेन मार्जिन्स के ऊपर जो क्वेश्चन है, मार्जिन्स के ऊपर कंसर्न आना लोगों का लाजमी है। अब ऐसा क्यों है? देखिए क्या होता है कि इंडिया में दो तरह के मार्केट है, डीसीआर और नॉन डीसीआर मार्केट है। अब जो नॉन डीसीआर है वहाँ पे आप जो सेल्स होती है वो आप चाइना से इंपोर्ट करते हो। अब चाइना में ओवर सप्लाई ज्यादा है तो वहाँ से जो सेल्स आती है वो सस्ती आती है, लगभग 4 या 6 रुपए की सेंट्स पर वॉट के आसपास सेल का दाम होता है। तो जब वो इंडिया में आता है तो बेसिकली ओवर सप्लाई होती है। तो और दूसरा क्या हो गया, इंडिया में भी खुद की लोग कहते हैं कि बहुत सारे मॉडल्स की ओवर कैपेसिटी हो गई है, सेल्स की ओवर कैपेसिटी हो गई है। तो देयर वाज अ कंसर्न कि भाई इन सभी चीजों के कारण ओवर कैपेसिटी गल्ट कह लीजिए, मार्जिन प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा। बट उसके बाद आप जितनी भी कंपनी देखोगे ना, 3 या 4 कंपनी जो भी अभी तक रिजल्ट्स दिया है, किसी के भी केस में आपको मार्जिन में प्रेशर नहीं दिखता है, रादर वहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो अब देखिए हम लोग वाड़ी एनर्जी की अगर बात करें तो इनका जो एबिटा मार्जिन लगभग 25% होता है। अब आप कंपेयर करोगे ना इसको बाकी कंपनी से, तो अगर हम लोग लेट्स टेक कंपैरिजन विद प्रीमियर एनर्जीज तो उसका जो एबिटा मार्जिन देखोगे 30% है। एमईएमएफ फोटोवोल्टाइक्स को देखोगे आप उसका एबिटा मार्जिन 32 या 33% है। फिर एल्पेक्स सोलर है उसका 28% है। तो ये मार्जिन में डिफरेंस क्यों आता है? अब देखिए
ऑल्दो क्या है ना, वाडी एनर्जी का जो एबिटा मार्जिन से ये ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए था। ये ज़्यादा क्यों है? एक्चुअली क्या है, अभी देखिए हमने देखा कि वाडी एनर्जी इज़ अ वेरी बड़ा बड़ा प्लेयर हो गया है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली सेल्स और मॉड्यूल्स है, वो सिर्फ इंडिया में सेल नहीं होते हैं, एक लार्ज चंक ऑफ बाहर भी जाता है। अब आपने बहुत सारे कंपनीज़ में देखा होगा कि जो रियलाइज़ेशन होता है बेसिकली सोलर मॉड्यूल्स का लगभग 25 से 28 सेंट्स मिलता है इनको, जब ये बाहर सेल करते हैं, और जब यही चीज़ ये लोग इंडिया में सेल करेंगे ना, तो लगभग इनको 22 से 24 सेंट्स पर वॉट मिलता है। तो आप देख रहे हो कि लगभग 5 या 6 जो सेंट्स है, उसका रियलाइज़ेशन ज़्यादा होता है। तो डिस्पाइट सर्विंग एक लार्ज चंक में आउटसाइड इंडियन मार्केट और नॉन डीसीआर सेगमेंट में भी काफ़ी काम करते हैं। ऑल्दो यूएसए का केस डिफरेंट है, वहाँ पे चाइना से वो लोग सेल्स को नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये सभी चीज़ों के कारण जो इनका रियलाइजेशन होता है, डिस्पाइट सर्विंग नॉट फुल्ली इन द डीसीआर मार्केट, ये बाहर भी सर्व करते हैं, उसके बावजूद भी इनके एबिटा मार्जिन से काफ़ी बेटर है। तो 25% भी इनके एबिटा मार्जिन होते हैं। यहीं पे जब आप इनके मार्जिन वगैरह को बाकी कंपनी से कंपेयर करते हो ना, तो जैसे आप एल्पक सोलर को देखिए, तो वो लोग जी12 लाइन्स वगैरह में जाने की बात करते हैं, जो कि बेसिकली एक एडवांस वर्जन हो गया आपकी टॉप वन लाइन्स का। तो उसके बारे में बात करते हैं। फिर अगर जैसे आप एमी में फोटोवोल्टिक्स को देखोगे, तो वो जी12 आर्म में जाने की बात करते हैं। फिर आपकी जो प्रीमियम एनर्जीज है। अब ये सारी जो कंपनीज मैंने बोली, ये सारे डोमेस्टिक मार्केट में सर्व करते हैं। तो जब आप डोमेस्टिक मार्केट में सर्व करते हो ना, तो आपकी जो डोमेस्टिक सेल रिक्वायरमेंट बेसिकली डोमेस्टिक सेल्स होते हैं, उसकी नीड होती है। अब यहीं से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं पूरे इंडिया में जो ओवर सप्लाई की बात है। तो जो सेल्स की डिमांड है इंडिया में, वो एट प्रेजेंट इज मोर देन द सप्लाई। अब ऐसा क्यों है, इसको आप प्रीमियर में और डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो बेसिकली जो इंडस्ट्री की प्रोजेक्टेड थी कि भाई जितना लगभग 50-60 गीगावाट बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आएगा, एक्चुअली में इन रियलिटी लगभग उसका आधा है। आधा है, और दूसरा उसके बाद उसमें आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर लगाओगे ना, क्योंकि कोई भी प्लांट तो 100% पे चलता नहीं है, तो उससे वो और भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है जी, और चौथा चीज, जो सेल्स की रैंपिंग अप होती है ना, जैसे आप देखते हो ना, मॉड्यूल प्लांट जो होता है, वो उसकी रैंपिंग अप फास्ट होती है। जैसे जैसे आप बैकवर्ड इंटीग्रेट करोगे ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बढ़ते जाती है। तो आपको प्लांट्स को स्टेबलाइज करने में 3 से लेके 18 मंथ्स का टाइम लगता है, मतलब फुली स्टेबलाइज होने में। तो हमने 3-4 पॉइंट देखे, जिसके कारण आपको ये मालूम चल रहा है कि जो एक्चुअली नेट प्रोडक्शन होना है इंडिया में सेल्स का, वो मच लोअर है एज कंपेयर टू एज एंटिसिपेटेड डिमांड। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द कमेंट्री फ्रॉम ऑल द बिजनेसेस। और दूसरा चीज क्या है, इनके नंबर्स में भी वो चीज दिखता है आपको, इनके मार्जिन में भी दिखता है। तो दिस इज द रियलिटी। बट अगेन इंडस्ट्री में इसके कारण कंसर्न्स आना बिल्कुल जेन्युइन है। सो ये है इनके बेसिकली एबिटा मार्जिन के ऊपर पर्सपेक्टिव। अब हम लोग आगे कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। सो अगेन सो इनके एबिटा मार्जिन बढ़े हैं, उसी नंबर से आपको पैट भी बढ़ता हुआ दिखेगा। अब जो ये मॉडल कैपेसिटी है, इस बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, कितनी कैपेसिटी है इनकी। सेल प्लांट लगभग 5.4 गीगावाट के हैं, और ऑर्डर बुक। अब यहीं पे हम लोग एक और ट्रेंड देख लेते हैं। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंसर्न कि भाई पीपीएस की कैंसिलेशन हो गई है, कनेक्टिविटी के इशू चल रहे हैं, तो ऑर्डर बुक में स्लो डाउन दिखता है कि नहीं दिखता है। तो आप इस बिजनेस को देखिए, वाडी एनर्जीज को, नॉट जस्ट दिस, आप बाकी कंपनीज को भी देख सकते हैं। सभी के केस में ऑर्डर बुक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज दिखा है, ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज दिखा है। तो क्या स्लो डाउन दिख रहा है? एक्चुअली इन रियलिटी जो कमेंट्री है सभी बिजनेस की, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जो इनका ऑर्डर बुक है, आई थिंक लास्ट क्वार्टर में लगभग 45 करोड़ के आसपास इनका, 45,000 करोड़ के आसपास इनका ऑर्डर बुक था। अभी वो बढ़ के लगभग 60,000 करोड़ हो गए। और केपेक्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, और रिटर्न रेशियोस तो अच्छे हैं ही। सो यहीं पे आप देखिए, तो एक और चीज आपको दिखता है ना कि मतलब एक्चुअली डिमांड कैसा है, तो वो आपको दिख जाएगा मॉडल की प्रोडक्शन नंबर से और सेल की प्रोडक्शन नंबर से। अब यहीं पे एक और आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो लगभग 3.5 गीगावाट मॉडल्स बनाया है इन्होंने क्वार्टर 3 के अंदर। तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो मंथली आपको मिल जाएगा, लगभग आपको मिल रहा है कि 1 गीगावाट से ऊपर बनाया है। सो नाउ व्हाट बेसिकली दे टेक प्राइड इन सेइंग कि भाई हमने एक मंथ में इंडिया, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिन्होंने 1 गीगावाट से ज्यादा का प्रोडक्शन किया है इन अ मंथ। सो आपको उस तरह से देखना है। अब जो ऑर्डर बुक के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, बहुत आपने देखा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीज दिखता है। और साथ ही साथ एक लार्ज चंक ऑफ जो इनका ऑर्डर बुक है, वो आपको बाहर से आता है, जिसके कारण इनके जो मार्जिन है वहां पे आपको इंप्रूवमेंट दिखता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी। अब ये कुछ प्लांट्स वगैरह के बारे में, दिस यू कैन पॉज एंड रीड, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी डिस्कस किया है। चिकली चिकली इज अगेन अ प्लेस जो आपकी आपकी गुजरात, नवसारी, सूरत के आसपास पड़ता है। सो ये सभी उसी एरिया में काम करते हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे एक प्लान पॉइंट लेट्स डिस्कस कि जो ये वाला आप लाइन देख लीजिए कि उन्होंने जो यूनाइटेड सोलर होल्डिंग्स ओमान में बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये क्या है, तो देखिए, अभी आपको ये पता है कि जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज है, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम द चाइना बिकॉज वो अपने सप्लाई चेन्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब इसके लिए जो यूएस में जो इन पे कुछ टैरिफ्स के केस वगैरह वगैरह भी चल रहे हैं, अभी एक साथ इंडोनेशिया के केस और भी आया है। तो क्या है, वहां से जो यूएस आता है बेसिकली कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि भाई यूएस से जो सेल्स आ रहे हैं, मतलब जो सेल्स यूएस में जाएंगे वो चाइना से ना आए, बेसिकली दिस इज द थीम। तो इसके लिए क्या होता है कि अब वाडी एनर्जीज को यूएस में बहुत सारा डिमांड दिखता है। डिमांड क्यों दिखता है? अब देखिए, अगर आपने मिस्टर ट्रम्प को आप देखते हो, तो आप देखेंगे कि वो विंड मिल्स और सोलर रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके आगे काफी अगेंस्ट बातें करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? बिकॉज यूएस में ऑयल है, तो उनका वहां पे मोटिवेशन है। बट हैविंग सेड ऑल दोस थिंग्स, अब देखिए, जो बेसिकली डिमांड ड्राइवर है,
तो कोई भी आपको कोयला का प्लांट लगाना पड़ता है, कोई हाइड्रो प्लांट लगाते हो आप, फिर आपको कोई ऑयल ड्रिलिंग ड्रिलिंग आप स्टार्ट करते हो ना, गैस बेस्ड प्लांट हो गया, ऑयल बेस्ड प्लांट्स हो गए, तो वो सब में समय लगता है। कहने का मतलब क्या है, जेस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है? और जब आप मॉड्यूल्स और सेल्स के प्लांट्स लगाते हो, तो एक रैपिड पेस में होता है। अब ये इसका और एक एग्जांपल देखिए, आपने अगर ईपैक प्रीफैब देखा है, इंटरआर्क को देखा है, तो आप देखते हो ना कि प्री फैब्रिकेशन इंडस्ट्री आपके जो काम को है बहुत तेज़ी से निपटा देता है, मतलब जल्दी समय में कर देता है। और क्या होता है, सोलर मॉड्यूल्स आपको फास्ट पेस में प्रोडक्शन होता है, आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो, कोई बड़ा इंफ्रा बनाना नहीं है, आपको बैरन लैंड्स पे जाना है, जैसे हमारे कच्छ रीजन में बन रहा है, धोलेरा गुजरात में। तो बेसिकली आप वो देखते हो, तो इसके कारण क्या है, अब देखिए जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी एक मेजर सबसे डोमिनेटिंग थीम क्या है, एआई और डेटा सेंटर्स की थीम चल रही है। अब यूएस में आप देख रहे हो जितने भी चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जितनी भी चीजें हैं हमारी, जो ये यूएस वगैरह से एमर्ज होकर आई हैं, तो वहाँ पे जो डेटा की नीड है, बेसिकली एनर्जी की नीड है, वो काफी ज्यादा है। तो बेसिकली वहां से डिमांड ड्राइवर होता है। तो इसी चीज में आप एलोन मस्क का अगर आप वो इंटरव्यू देखेंगे, मैंने शेयर भी किया था, तो यू विल फाइंड कि ही सेज कि भाई अगर हमने कैलिफोर्निया में कुछ इतने एकर्स ऑफ लैंड लेके वहाँ पे सोलर मॉड्यूल्स लगा दिए, तो वहाँ से पूरी यूएस की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मीट हो जाएगी। अब व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ पे कितना डिमांड ड्राइवर है। अब इसको अगेन आप कनेक्ट कीजिए, जो चाइना में जो रिबेट्स कैंसिलेशन हुए हैं, मतलब बेसिकली क्या है, अब देखिए चाइना में क्या हो रहा था, चाइना में हो ये रहा था कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, तो उससे क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है, उसको एक इन्वोकेशन कहते हैं, एंटी इन्वोकेशन कहते हैं। तो क्या है कि बेसिकली वहाँ पे प्राइसिंग प्राइसिंग वॉर हो गया एक तरह से, तो सभी कंपनीज अपने मार्जिन को डाइल्यूट करके मार्केट शेयर कैप्चर करने में लग गया। बट अगेन ये चीजें तो सस्टेनेबल होती नहीं है, तो कुछ समय के साथ आपने देखा कि कंपनियां बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गई। तो इसलिए अब क्या किया सरकार ने, जो सब्सिडीज वगैरह थी, रिबेट्स वगैरह थे, उसको कैंसिल किया है। अब इसको कैंसिल करने से क्या होता है, कैंसिल करोगे तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, मतलब जो नेट प्रोडक्शन कॉस्ट है जो आप एक्सपोर्ट करोगे, वो बढ़ जाएगा। अब देखिए इसके बारे में भी ये कंसर्न था कि क्या इससे इंडिया में दिक्कत आएगी। अब ये जो कंसर्न है इंडिया में दिक्कत आने का, ये आपका इमर्ज करता है नॉन डीसीआर मार्केट की तरफ। अब नॉन डीसीआर मार्केट जो इंडिया में, वो बेसिकली श्रिंक कर रही है। व्हाई? बिकॉज इंडिया में सेल्स कैपेसिटी आ रहा है, और आप पूरे सेल्स को इंडिया में बिछाओगे ना, अपनी खुद की सेल्स लगाओगे, ALMM2 आ रहा है। अब इसी को आप यूएस से जोड़िए, तो अगर हम लोग यूएस में जाएंगे, तो बेसिकली चाइनीज की सेल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब चाइनीज सेल्स प्राइस, सेल के जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा कि इंडिया में ऑल्दो आज के डेट में सेल्स या मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, आज भी बहुत कंपेरेटिवली ज्यादा है यूएस से। बट अगेन जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, सिंस चाइना की प्राइसेस बढ़ रही है, इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी आ रही है, ऑपरेशनल स्केल मिल रहा है, तो इंडिया की प्राइसेस घट रही है, चाइना की प्राइसेस बढ़ रही है, तो जो डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है। जब डिफरेंस कम होगा, तो इंडिया में वैसी कंपनियां जो बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट में डोमिनेटिंग है, वो इंडिया से यूरोप या यूएस में एक नया मार्केट की तरफ डोमिनेट कर पाएगा, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो आपको इस तरह से देखना है इन पूरी चीजों को, कि एक्चुअली वो रादर की डिमांड में एक्चुअली स्लो डाउन है, या किस बिजनेस के लिए किस तरह से वो इंटरप्रेट हो रहा है। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया है, बेसिकली ओमान में एक यूनाइटेड सोलर होल्डिंग्स कंपनी को एक्वायर किया मतलब इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पे दो चीजें, दिस इज नॉट अ केपेक्स, ना ही वहाँ पे ये लोग कोई प्लांट लगा रहे हैं, वहाँ पे प्लांट ऑलरेडी है। अब वो प्लांट किस चीज का है, वो पॉलीसिलिकॉन है। पॉलीसिलिकॉन सिलिकॉन क्या हो गया, ऐसे समझ लीजिए कि जो आपकी सिलिका होती है ना, सैंड वगैरह होता है, उसका एक एक बेसिकली ड्रॉप फॉर्म हो गया। तो पॉलीसिलिकॉन होता है, पॉलीसिलिकॉन से आप बनाते हो इंगोट्स एंड वेफर्स, इंगोट्स एंड वेफर से आपका बनता है सेल्स, सेल से बनता है आपका मॉड्यूल, मॉड्यूल से आपकी बनती है बिजली। तो ये पूरा वैल्यूएशन हो गया। तो वैल्यूएशन के बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। एक क्या हो, इससे जो मुझे मेरा इंटरप्रिटेशन है, तो बेसिकली फायदा क्या होगा, एक तो क्या होगा, जब ये पॉलीसिलिकॉन में जाएंगे, तो वहां से इनके बिजनेस को एज अ कंपनी इनको आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक्चुअली उस बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम करते हैं। बिकॉज अभी इंडिया में ये डिस्कशन फेज में भी नहीं है, अभी जो डिस्कशन हो रहा है वो आपका वेफर्स और इनगोट्स की तरफ हो रहा है। तो एक तो वहां से आइडिया लगेगा। दूसरा चीज क्या है, इनका जो इमीडिएट फायदा है, इनको बेसिकली चाइना से डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा। अब चाइना से डाइवर्सिफाई करेंगे, और ट्रेसेबिलिटी रहेगी। ट्रेसेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसका ट्रेसेबिलिटी रहेगा। तो दैट इज एन एडवांटेज फॉर दिस कंपनी व्हेन दे आर डाइवर्सिफाइंग इन द ओमान एंड अवे फ्रॉम द चाइना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये है इनके पूरे स्ट्रेटजी के बारे में, और बाकी पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अभी इन्होंने जो कैपिटल रेज किया वो अपने सेल्फ, जो अपनी मॉडल, जो बैटरी वाले प्लांट लगेंगे, 10,000 करोड़ का केपेक्स है, उसके लिए इन्होंने कुछ कैपिटल रेज किया है, जिसके कारण थोड़ा सा आरओई थोड़ा सा वो कम होता हुआ दिखेगा। सो दैट इज अ थिंग। अब ये जो स्लाइड है आप इसको पॉज कीजिए, जो जो हमने बातें की हैं उसके बारे में पूरा कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने बोला था वाइड 1.0, ये इनिशियल हो गया। अब ये सारा आप ये केपेक्स पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और दिस इज द नेट जो वाइड 2.0 है, जिसके बारे में ओवरऑल केपेक्स की बात है, 25,000 करोड़ की बात है। तो दिस यू कैन क्लियरली सी, आपको इनकी स्केल के बारे में मालूम चलेगा। अब इंडस्ट्री आउटलुक, अब अगर इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में देखेंगे, तो जो क्वेश्चन है कि क्या कहीं पे कुछ डिमांड स्लो डाउन है, तो एक्चुअली में डिमांड स्लो डाउन है नहीं। अब ये हमें कैसे मालूम चलता है, तो देखिए, अगर ये बेसिकली इन्वर्टर्स के बारे में, ये आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। अगर हम लोग ये ट्रांसफार्मर्स के बारे में है, दिस अगेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दिस पॉइंट्स यू कैन पॉज एंड रीड। सो हाँ, बेस्ट के बारे में भी आप इस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो अगर मैं ओवरऑल अगर आपको डिमांड स्लो डाउन के बारे में बताऊं, तो देखिए जो कंसर्न्स आ रखे हैं अभी,
बेसिकली डिमांड स्लोडाउन की जो बातें हैं वो रिलेटेड है आपकी पीपीएस वगैरह की बातें से। तो एक ही करके हम सभी पॉइंट्स को टारगेट करते हैं। अब देखिए जो पीपीए एंड कनेक्टिविटी वाला पॉइंट है, तो देखिए दो चीजें हैं। एक तो जो इशू है, जो आप वाड़ी एनर्जीज को देखोगे और वाड़ी आरटीएल को देखिए, बाकी कंपनीज को भी देखिए, तो द रीजंस आर टेक्निकल और ज्योग्राफिकल रीजन है। अब टेक्निकल रीजंस क्या होते हैं, अगेन बेस्ट के प्लांट्स नहीं है इंडिया में, तो वो कारण है, ठीक है। तो क्योंकि जो पहले के प्रोडक्ट्स थे वो आपके प्लेन वनीला सोलर प्रोडक्ट्स थे, तो दैट इज अ टेक्निकल रीजन। अब फिर आपका होता है ज्योग्राफिकल रीजंस क्या है। ज्योग्राफिकल रीजंस क्या होता है, अब देखिए जो सन है, सन बेसिकली किस रीजन में ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी रहता है, वो आपका राजस्थान, गुजरात, जो मध्य प्रदेश का नीमच वाला एरिया है उस जगह में होता है। तो वहाँ पे सन की इन उसको कहते हैं इंसोलेशन कहते हैं, तो वो ज़्यादा है। तो क्या हुआ, सबको चाहिए कि हमारे जो सेल प्लांट्स लगेंगे, बेसिकली डेवलपर्स होते हैं, सब लोग चाहता है कि उस जगह में लगाना। तो उस जगह में लगाते हो तो आप क्या होता है, बेसिकली आपका क्राउडिंग हो जाती है ना। तो क्राउडिंग हो जाती है तो वहाँ पे लैंड के इश्यूज आते हैं, तो उसको ज्योग्राफिकल इश्यूज कहते हैं। क्या जो टेक्निकल और ज्योग्राफिकल इश्यूज बोला, क्या ये डिमांड का इशू है या फिर सेक्टोरल इशू है? दिस इज नॉट अ सेक्टोरल इशू, रादर इट इज द टेक्निकल एंड ज्योग्राफिकल इशू, जिसके बारे में जैसे बेस्ट के प्लांट्स आएंगे तो बेसिकली कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वो सारी चीजों को हमको देखना है। तो बेसिकली सेक्टर में डिमांड का इशू नहीं है, रादर इट इज टेक्निकल एंड ज्योग्राफिकल इशू, जिसको ऑफकोर्स गवर्नमेंट ठीक करने की कोशिश कर रही होगी। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि कंपनी के नंबर्स में और डिमांड में तो हमें वो चीज दिखी नहीं है। सो ओके, अब दूसरा चीज है सेल के प्राइसेस, सॉरी ये सिल्वर के प्राइसेस के बारे में। अब सिल्वर के प्राइसेस की जो बात है, हमने प्रीमियर के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया है। तो बेसिकली जो स्ट्रैटेजी यूज होती है, आपकी बेटर टेक्नोलॉजी पे जाते हो, जो प्राइसेस जो आपके बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो पास ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, कि बेसिकली कस्टमर को पास ऑन कर देते हो। फिर आपकी जो बेसिकली G10 से G12 बार इसमें शिफ्टिंग होती है, तो वहाँ से जो एक्चुअली सिल्वर की यूसेज होती है वो कम हो जाती है। आपने बाकी देखा बिजनेस जो होते हैं वो आपके बेसिकली कॉपर पेस्ट की तरफ बढ़ने की बात करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी से कंपनियां सिल्वर के यूजेस को कम कर रही है। और दूसरा आप देखेंगे, और बाकी जो प्राइस के पास ऑन हो जाते हैं, बेसिकली हेजिंग वगैरह हो गई, तो उस तरह से लोग करते हैं। और वारी एनर्जीज भी यही कहता है कि दिस इज नॉट अ कंसर्न, इनके मार्जिन उसके बाद भी पूरे स्टेबल है, और हमने हमको ये चीज इनके नंबर्स में भी दिखी है। तो ये चीज हो गई। तो ये कुछ कंसर्न्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी और कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो देख लेते हैं। सो ये सारी चीज हो गई। अब इलेक्ट्रोलाइजर्स तो हमने बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बातें कर ली। सो डिमांड ट्रेंड्स यू कैन पॉज एंड रीड। तो दिस इज, ये स्लाइड में ये लोग पूरा अपना ये दिखा रहे हैं कि कितनी कितनी कैपेसिटीज वगैरह इनकी आने वाली है। सो ये जो मैं बता रहा था आपको कि बेसिकली वाड़ी एक ओनली प्लेयर है इंडिया में जो कि लीडिंग बेसिकली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स के नाम में आती है। सो ओके, ये सारी चीज़ों को हम स्किप करते हैं, लेट्स गो टू द फाइनेंशियल्स। सो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली आप इनके मार्जिन के नंबर्स को देख सकते हो। तो मार्जिन इनका बोथ ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, कॉन्ट्रारी टू व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्ट्रीट। सो बेसिकली एक तरह से उन्होंने बीट ही किया है वहाँ पे। सो ये सारी चीजें और बाकी तो नंबर्स आप देख ही सकते हैं। अब हम लोग फाइनली अगर गाइडेंस के बारे में बातें करें, तो गाइडेंस इस कंपनी का जो पहले था कि 5,500 करोड़ से लेकर 6,000 करोड़ का EBITDA लेवल्स पे करने वाले हैं। अब आप देख रहे हैं कि क्वार्टर थ्री के अंदर ही नाइन मंथ्स इनका गया है, उसी में लगभग इन्होंने लगभग EBITDA कितना किया, 4,300 करोड़ कर दिया है। तो इसके बेस पे आप जब देखोगे ना, तो उन्होंने एक लार्ज चंक ऑफ 70-80% EBITDA ऑलरेडी कर दिया है। तो वहां से इसलिए कंपनी कहता है कि जो हम जो अपने बेसिकली EBITDA मार्जिन है उसको बीट करने की बात करते हैं। तो आपने ये देखा कि बोथ ऑन द मार्जिन फ्रंट जो स्लो डाउन था उस वाले क्वेश्चंस को लेके, और जो इनका गाइडेंस है, सही सारे पैरामीटर्स पे कंपनी ने बेसिकली बीट ही किया है अपने रिजल्ट्स को। सो ये बेसिकली इस कंपनी के बारे में है। तो तो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स वाड़ी आरटीएल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए वाड़ी आरटीएल क्या है, बेसिकली इनका ईपीसी आर्म है ना। तो अब जो वाड़ी आरटीएल होता है करता क्या है, आपके ट्रंक की सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, ईपीसी करता है। लगभग 97 से 98% जो रेवेन्यू होता है इनका, वो पूरा ईपीसी सेगमेंट से आता है। ईपीसी में क्या है, एंड टू एंड पूरा बेसिकली प्लांट बिछाएंगे, उसकी कमीशनिंग करेंगे, वो सारी चीजें करते हैं। जनरली जितनी भी आप ईपीसी कंपनीज को देखोगे ना, तो वो लोग अपने एक छोटे से पोर्टफोलियो को आईपीपी की तरफ जाने की बात करते हैं। आप केपी ग्रुप को देख लीजिए, आइनोस ग्रुप को देखिए, सब में आपको ये चीज दिखेगी। वो लोग करना क्या चाहते हैं, बेसिकली क्या होता है, ईपीसी की जो डिमांड है वो अगेन साइकिल्स में चलता है, वो हमेशा तो आएगा नहीं। तो इसलिए कंपनी चाहती है कि एक बेसिकली एन्युटी बेस्ड इनकम इनको हमेशा बना रहे। तो कुछ ये लोग 100-200 मेगावाट का आई थिंक कुछ आईपीपी में जाने की बात करते हैं। तो ये तो बेसिकली बिजनेस की प्रोफाइल हो गई। अब आउटलुक क्या है, अगर आप नंबर्स देखोगे तो नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे। तो अगर आप, बस एक कंसर्न है छोटा सा, जो कि जो सबका क्वेश्चन था एबिटा मार्जिन के ऊपर। तो हम लोग सीधे अगर इनके मार्जिन के नंबर्स पे आएंगे, तो आप देख सकते हो एबिटा मार्जिन जो है इनका क्वार्टर थ्री FY 26 से थोड़ा सा स्लाइटली डिप हुआ है। अब ये क्यों होता है, क्या ये कंसर्न की बात है एक्चुअली में? तो देखिए, जब आप ईपीसी का बिजनेस करते हो ना, तो दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक आपके टर्नकी बिजनेस होगा या फिर आपका प्योर ईपीसी होगा। अब जब प्योर ईपीसी होता है, वहाँ पे जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं वो आपकी जो डेवलपर होगा वो प्रोवाइड कर देता है आपको। तो जब वहाँ पे डेवलपर आपको प्रोवाइड कर देगा, तो आपके जो आरएम वाले इशूज होते हैं, मतलब जो मॉड्यूल्स की कॉस्ट वगैरह होती है वो पास ऑन नहीं होती है ना। तो आपकी दिखेगा कि रेवेन्यू के एस्पेक्ट में वो चीजें कम हो जाएंगी, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ जो होगा वहाँ पे वो कम दिखेगा, क्योंकि मॉड्यूल प्राइसेस जो होती है वो पास ऑन नहीं होती है, क्योंकि मॉड्यूल सामने वाले ने आपको प्रोवाइड कर दिया। बट वहीं पे आप दिखेगा आपको कि एबिटा मार्जिन वो रिलेटिवली बेटर हो जाता है। अब जब आप टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो ना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि आपके जो रेवेन्यू का नंबर है
वो जब आप टर्न की प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने पूरे सोलर मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ ही खुद से प्रोक्योर किया और वो आप पास ऑन करोगे तो आपके रेवेन्यू के नंबर से वो बढ़ता हुआ दिख जाएगा। और जब एबिटा मार्जिन होंगे वहां पे थोड़ा सा कमी दिख जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे या फिर ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करते हो ना, तो पिछले क्वार्टर में या पिछले ईयर के क्वार्टर में क्या हुआ था, दिस इज नॉट अ फिजिबल थिंग। आपको एबिटा मार्जिन को उस तरह से देखना चाहिए। सो तो उस कारण ये डिप है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द कंपनी। अब क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन आप ये देखिए कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं सस्टेनेबल जो इनका एबिटा मार्जिन से लगभग 80-90% के आसपास होता है। बट एक्चुअली में जो इन रियलिटी लोग गाइडेंस देते हैं ना, ये लोग लगभग 15% का एबिटा मार्जिन का गाइडेंस देते हैं। तो जो ये मार्जिन कम हुआ है दैट इज वेल विद इन देयर गाइडेंस। बट क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि क्या इंडस्ट्री में एक्चुअली आपको प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है। तो इसका जो कारण है, कंपनी ने कहा है कि वो हमें प्राइसिंग प्रेशर अभी तो नहीं दिख रहा है। बट क्या बाकी कंपनीज के लिए प्राइसिंग प्रेशर है? तो वैसी कंपनीज जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट करती हैं जहां पे इंटेंस कंपटीशन है, तो इसको और समझना है आपको। तो देखिए इनका जो पूरा ऑर्डर बुक है ना, वो लगभग आप देखिए आई थिंक 80-90% आपके प्राइवेट कंपनी से आता है, जो कि यूटिलिटी स्केल पे हो गया, उन सभी प्रोजेक्ट्स को करते हैं। लगभग 10% जो प्रोजेक्ट हो गया वो आपके गवर्नमेंट कंपनीज के लिए करते हैं। बट जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट 10% का प्रोजेक्ट होता है, वो इनकी जो वैल्यू मतलब रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है लगभग 20 से 30% के बीच में करता है। तो वहां से आपको दिखता है कि लोग एक बेटर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की तरफ काम करते हैं, मतलब हाई मार्जिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की तरफ काम करते हैं। बट जहां पे बाकी तरह के प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट वाले या फिर अदर बिजनेस के, तो वहां पे दिख रहा है मार्जिन प्रेशर में एक्चुअली डिप दिख रहा है। तो वहां पे लगभग 5 से 6% मार्जिन प्रेशर में डिप हो गया है। तो क्या वो मार्जिन प्रेशर इस कंपनी के केस में भी आएगा आने वाले समय में? दैट वी हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग। अब इसके अलावा और अगर कुछ अगर जो कंसर्न्स हैं अगर आप उनके बारे में बात करें, तो अगेन ये लोग भी वही कहते हैं जो पीपीएस वाले इश्यूज थे, दैट इज अ पॉलिसी रिलेटेड इशू, नॉट अ डिमांड साइड इशू। तो डिमांड में आपको इशू नहीं दिख रहा है, तो बट अगेन उससे एक अनसर्टेनिटी बन जाती है सेक्टर के लिए। बट जैसे जैसे नंबर्स देखिएगा कि कंपनी परफॉर्मेंस दिए जा रहा है, जैसे हमने इस क्वार्टर में देखा सभी कंपनीज के लिए, तो वो चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होने की बात होगी और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे तो हमारा थॉट प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। सो ये है दोनों चीजों के बारे में। सो आई होप कि दोनों बिजनेस के बारे में आपको एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। आप इस वीडियो को प्रीमियर एनालिसिस के साथ देखिए और बाकी हम अभी विक्रम को और बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो सके सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर अगर आप हम पूरा कहें तो सेक्टर में डिमांड स्लो डाउन दिख रहा है, नो। क्या पीपीएस और कनेक्टिविटी वाले इशूज हैं, वो बेसिकली ज्योग्राफिकल और टेक्निकल इशूज हैं, नॉट अ डिमांड साइड इशू। अब उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन है आपकी बैटरी जाना। बट क्या उससे थोड़े मार्केट में अनसर्टेनिटीज आती है? यस आती है, बिकॉज सेंटिमेंट्स पर ड्रिवन होता है। क्या सेक्टर में उसे डिमांड की स्लो डाउन दिखती है? नहीं। डिमांड की स्लोडाउन क्यों नहीं दिखती है? क्या ओवर कैपेसिटी का केस है? ऑफ कोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आपको मॉडल्स में जानना है तो आप प्रीमियर एनालिसिस को देखिए। फिर अगर आपको सेल्स में देखना है तो आपने हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि एक्चुअली में जो इन एक्चुअली प्रोडक्शन है वो मच लोअर है क्योंकि रैम्पिंग अप में टाइम लगता है। और दूसरा, कई सारे लोग जितने भी कंपनीज हैं, कई सारे लोग प्लान्स बना देते हैं बट एक्चुअली ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता है। फंडिंग जैसे गवर्नमेंट के भी रेगुलेशन आए हैं कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको ही फंड करे, ना कि सभी प्रोजेक्ट को फंड करे। तो उन सभी चीजों के कारण एक्चुअली ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन जो होती है वो कम है। तो इस तरह से आपको सेक्टर में देखना है। बाकी मार्जिन के जो प्रेशर है अभी तक तो कंपनीज में नहीं दिखे हैं। मॉडल्स मेकर्स के केस में जो स्पेशली अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे अभी जैसे डीसीआर की डिमांड आएगी तो उससे मार्जिन रादर इंप्रूव होने की बात है। और ये आई थिंक ट्रेंड अभी 1 से 1.5 साल और चलने वाला है बिकॉज ओवरऑल जो डिमांड सप्लाई गैप है वो अभी कंटिन्यूड है। तो उसके बाद क्या होता है, बट उसके बाद आपकी जो ट्रेंड होगी बेसिकली वेफर्स और इनगॉट्स में शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसे बेसिकली जो माउंटेन क्लाइंब है आपका, बेसिकली आपके मॉड्यूल्स देन सेल्स, फिर आप वेफर्स इनगॉट्स बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जाओगे। तो इस तरह से इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा हमेशा। हर फेज में जो इनकी एक फेजेस होंगी, अलग अलग स्टेजेस होंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कुछ कंपनी विन करेंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे, अगले स्टेज में और बेटर प्लेयर्स आएंगे। तो सेक्टर वैसे ट्रांसिशन कर रहा है। तो आप ओवरऑल जब देखोगे ना, एट द एंड जब इसका एंड होगा, माउंटेन टॉप आएगा, तो वहां पे आप ये देखोगे कि इंडिया में 5 या 6 डोमिनेटिंग प्लेयर्स होंगे जो बेसिकली इस सेक्टर को कमांड करेंगे। तो और एक और जो सेक्टर में भी ट्रेंड चल रहा है, आप ये देखेंगे जैसे कुछ कंपनी, आई थिंक गोल्डी फोटोवोल्टिक्स नाम है उस कंपनी का, आई थिंक लिस्टेड नहीं है वो। तो उस कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर कर रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली इसको कहते हैं कंसोलिडेशन कहते हैं। तो जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, जो छोटी कंपनी होंगी वो बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको मार्जिन के प्रेशर होंगे, उनको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का प्रेशर होगा। तो वो लोग बेसिकली क्या करेंगे, उनको बड़ी कंपनी आएंगे, छोटी कंपनी के लिए हेल्प रहेगा, बड़ी कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा। बड़ी कंपनी अपने कैपेसिटी बढ़ा पाएगा, छोटी कंपनी है उसको अच्छी बेसिकली गाइडलाइन मैनेजमेंट मिल जाएगा, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो वहां से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो सेक्टर में कंसोलिडेशन दिखेगा आपको। तो ये सारी तरह से पूरे सेक्टर आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग उसको ट्रैक करते रहेंगे। होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।